So basically, chapter 23 deals with the plea bargaining. अब हम प्ली बार्गेनिंग है इंडिया में प्ली बार्गेनिंग है, ना कि चार्ज बार्गेनिंग। तो चार्ज बार्गेनिंग मीन्स ऑफेंस तो वही रहेगा, बस आपकी सज़ा कम हो सकती है। यूएस में क्या होता है कि डायरेक्टली आप चार्ज पे भी आप कम करा सकते हो। ना 289, सो 289 के रिस्पेक्ट में क्या है कि कहाँ पे इसका चैप्टर का एप्लीकेशन होगा, राइट। अब सबसे पहला पॉइंट, पहली कैटेगरी ये देखते हैं कि दो ही तरीके से केस जा सकते हैं, या तो एफआईआर हुई होगी और या तो कंप्लेंट हुआ होगा। ए में जाएंगे 289 में ए क्लॉज में बात करेंगे तो ये बताएगा सिर्फ और सिर्फ एफआईआर से रिलेटेड प्रोसीजर। एफआईआर से रिलेटेड केस हुआ है तो क्या होगा, देन कंप्लेंट से रिलेटेड केस हुआ है तो क्या होगा, ये है क्लॉज बी में। एफआईआर के केस में क्या होगा, तो एफआईआर में जब भी 193 की रिपोर्ट लग जाएगी, जो कि पहले 173 में थी, अब इसकी रिपोर्ट लगती है। ऑफेंस ये हो गया कि अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड बाय हिम, ये भी हो गया कि ऑफेंस भी कमिट हो चुका है। अब इन्होंने बताया ये एक्सक्लूजन दे दिया कि कहाँ पे नहीं लगेगा, दैट मीन्स इसको छोड़ देंगे तो वहीं पे अप्लाई होगा प्ली बार्गेनिंग। तो एक, यदि किसी ऑफेंस का पनिशमेंट डेथ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर द लाइफ है, या जिसकी सज़ा 7 साल से ऊपर की हो, तो ऐसे केसेस में प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन आप नहीं लगा सकते, राइट। तो दैट मीन्स व्हाट, कि 7 ईयर्स बिलो यदि कोई ऑफेंस हुआ है, 7 ईयर्स बिलो कोई ऑफेंस हुआ है, तो सिर्फ उसी की एप्लीकेशन लगती है प्ली बार्गेनिंग की। यह है एफआईआर वाले केसेस के लिए। बी में कंप्लेंट केस भी चलेंगे तो वहाँ भी यही सेम क्राइटेरिया है, 7 ईयर्स बिलो। बट उन्होंने एक चीज़ और जोड़ के रखी है कि ये एग्जामिन करेंगे किसको, कंप्लेनेंट को और प्लस विटनेसेस को। एग्जामिन किया कंप्लेनेंट और विटनेसेस को अंडर सेक्शन 223, और इशू ऑफ द प्रोसेस किया अंडर 227, ठीक। बट इसमें क्या, और इस वाले क्लॉज में क्या इंक्लूड नहीं होगा, जिन्होंने सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस नहीं किया है, लाइक सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस किया है तो अप्लाई नहीं होगा, वीमेन और चाइल्ड। तो 3 कैटेगरी आपको यहाँ पे मिल गई, राइट। नाउ ए हो गया, बी हो गया, अब हम चलते हैं क्लॉज नंबर 2 पे। सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस क्या होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, कि कौन से ऑफेंस आपके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को फ़र्क अफेक्ट करेंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। 290 में हम एप्लीकेशन लगाएंगे। एप्लीकेशन आप कब लगा सकते हैं, सो कौन एप्लीकेशन लगाएगा, एक्यूज्ड लगाएगा। एप्लीकेशन लगाएगा कब से लगाएगा, सो 30 दिन के अंदर। कहाँ से, फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इन द कोर्ट। चार्ज फ्रेम होने के 30 दिन के अंदर प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लग जाएगी, राइट। नंबर क्लॉज 2 पे आते हैं। सो द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल कंटेन, अब एप्लीकेशन में लिखेंगे क्या, कंटेन अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द केस, एक्चुअल में हुआ क्या है, विच द एप्लीकेशन इज फाइल्ड इंक्लूडिंग द ऑफेंस टू विच द केस रिलेट, एंड शैल बी अकम्पनीड बाई एफिडेविट, प्लस एफिडेविट उसमें रहेगा, एफिडेविट भी आप उसमें इंक्लूड करेंगे। और क्या बोलेंगे उसमें, दैट इट इज़ वॉलंटरली प्रिफर्ड। और यदि आप वॉलेंट्री प्रेफर कर रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट प्रोवाइडेड अंडर द लॉ फॉर द ऑफेंस। यदि आप प्ली बार्गेनिंग कर रहे हैं तो आपको वॉलेंट्री, आप एफिडेविट देंगे लाइक यू आर प्रेफरिंग इट वॉलेंट्री, तो दैट मीन्स यू आर अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द पनिशमेंट। सो द प्ली बार्गेनिंग इन हिज केस एंड दैट हैज़ नॉट प्रीवियसली बीन कन्विक्टेड। अब इसमें और क्या हो रहा है कि ही हैज़ नॉट बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड बाई कोर्ट इन विच ही हैड बीन चार्ज विद द सेम ऑफेंस। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस केस में प्ली बार्गेनिंग ले रहा है, एक एफिडेविट में ये भी लिखेगा ही हैज़ नॉट प्रीवियसली बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट, जिस पर्टिकुलर ऑफेंस में, जिस पर्टिकुलर सेम ऑफेंस में उसको चार्ज पे है। सो इन सिंपल टर्म, यदि पहले उसने थेफ्ट किया था और अब वापस से वो थेफ्ट किया है, तो इस पर उसको प्ली बार्गेनिंग नहीं मिलेगी। सिंपल ही चीज़ बोल रहा है ना। नंबर 3 पे चलते हैं। एक बार एप्लीकेशन मिल गई अंडर सबसेक्शन 1, द कोर्ट शैल इशू नोटिस इशू करेगा, पीपी को करेगा, और द कंप्लेनेंट ऑफ द केस, कंप्लेनेंट को करेगा, एंड टू द एक्यूज्ड टू अपीयर ऑन द डेट फिक्स फॉर द केस। देखिए इसमें आईओ का कोई रोल नहीं है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का कोई रोल नहीं है। पीपी को नोटिस दे रहे हैं, कंप्लेनेंट को नोटिस दे रहे हैं, और ऑब्वियसली एक्यूज्ड को हम दे रहे हैं, ठीक है। इस फिक्स डेट पे आपको आना है। नाउ क्लॉज 4, जब पीपी या कंप्लेनेंट ऑफ द केस और एक्यूज जब अपीयर होते हैं डेट फिक्स पे, जो कि सबसेक्शन 3 में फिक्स की गई है,
द कोर्ट शैल एग्जामिन द एक्यूज इन कैमरा, कोर्ट एग्जामिन कर लेगी ना। विद अदर पार्टी इन द केस शैल नॉट प्रेजेंट, अदर पार्टी नहीं है, कौन पार्टी, द कोर्ट शैल एक्यूज को तो एग्जामिन कर लिया, अदर पार्टी प्रेजेंट नहीं है तो कौन है, कंप्लेनेंट। टू सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट द एक्यूज हैज़ फाइल्ड द एप्लीकेशन वॉलंटरी एंड वेयर, कोर्ट ने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो एप्लीकेशन है वो वॉलंटरली है, राइट। नाउ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द एप्लीकेशन हैज़ बीन फाइल्ड बाय द एक्यूज्ड वॉलंटरली। इसमें बी में क्या है, द एक्यूज क्या किया, दैट की एप्लीकेशन जो थी वो इनवॉलंटरली थी। तो अब क्या रिलीफ होगी, यदि वॉलंटरली है तो क्या होगा, इट शैल प्रोवाइड टाइम, टाइम देगा नॉट एक्सीडिंग 60 days टू द पीपी और कंप्लेनेंट ऑफ द केस एंड द एक्यूज टू वर्क आउट ए म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन, इन शॉर्ट हम इसको बोलेंगे MSD। तो नोटिस देगा और उनको 60 days का टाइम पीरियड देगा कि आप MSD पे आ जाइए, म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन पे आ जाइए, और विच मे इंक्लूड गिविंग टू द विक्टिम बाय एक्यूज द कॉम्पनसेशन एंड अदर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द केसेस। तो ये इंटरिम कॉम्पनसेशन जैसी भी एक चीज़ है जो आप दे सकते हैं ड्यूरिंग द केसेस, एंड देयर आफ्टर फिक्स द डेट फॉर फर्दर हियरिंग ऑफ द केस। तो आपने सबको सुना, सबको एक डेट पे बुलाया, बुलाने के बाद 60 दिन के अंदर उनको बोला कि आप MSD फाइल करिए। ना यदि एप्लीकेशन इनवॉलंटरली है तो क्या होगा, एक्यूज और ही हैज़ बीन प्रीवियसली बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट, कोर्ट को ये भी पता चल गया कि प्रीवियसली कन्विक्टेड है, in which he had been charged with the same offence, it shall proceed further in accordance with the provision of this संहिता। तो यहाँ पे प्ली बार्गेनिंग की ज़रूरत ही नहीं है, नॉर्मल जो कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन है उसके थ्रू प्रोसीड करेंगे ना। गाइडलाइन क्या होगा वो 291 में दी गई है। तो अब 291 में हम गाइडलाइन देख रहे हैं। तो MSD कहाँ से इशू हुई थी, सेक्शन 290 के सबसेक्शन 4 में MSD हुई थी। पहला चीज़, यदि केस इंस्टीट्यूट हुआ है पुलिस रिपोर्ट पे तो ऑब्वियसली इसमें IU भी शामिल है, तो नोटिस इशू होगी किसको, PP को नोटिस इशू होगी, पुलिस ऑफिसर को होगी जिसने इन्वेस्टिगेट किया है, एक्यूज्ड को होगी और विक्टिम ऑफ द केस, ये 4 पार्टी आएंगी पार्टिसिपेट इन द वर्क कि आप इस पर MSD पे आ जाइए, ठीक है, म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन जो कि 294 में दिया गया है। Provided that throughout such process of working out a satisfactory disposition of the case, it shall be the duty of the court to ensure that the entire process is completed voluntarily by the parties participating in the meted। So सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, यदि आप MSD भी आ रहे हैं तो भी आपका जो कंप्लीट होना चाहिए वॉलंटरली होना चाहिए। Provided further that the accused if he so desire may participate in such meeting with his advocate if any engaged in the case। So obviously इसमें advocate भी allowed है, with his advocate। अब यदि केस इंस्टीट्यूट हो रहा है अदर देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, कंप्लेन केस हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, सो अब इसमें देखिए IU तो है नहीं, IU जब है नहीं तो IU को नोटिस की ज़रूरत नहीं है। सो द कोर्ट शैल इशू नोटिस टू द एक्यूज्ड, किसको किसको नोटिस मिलेगी, नोटिस टू द एक्यूज्ड एंड द विक्टिम ऑफ द केस, एक्यूज को देंगे और विक्टिम को देंगे, टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग टू वर्क आउट अ सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन ऑफ द केस। अगेन प्रोवाइडेड दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट कि इंश्योर करे थ्रू आउट सच प्रोसेस डिस्पोजिशन ऑफ द केस ये कंप्लीट हो वॉलंटरली। नाउ प्रोवाइडेड दैट इफ विक्टिम ऑफ द केस और द एक्यूज्ड सो डिजायर ही मे पार्टिसिपेट इन सच मीटिंग विथ हिज एडवोकेट, तो इस केस में भी एडवोकेट अलाउ हो सकता है यदि प्ली बार्गेनिंग वाली केस में भी, राइट। ना 292 की जो रिपोर्ट आ जाएगी, अब 292 में रिपोर्ट जनरेट होगी, रिपोर्ट ऑफ MSD की रिपोर्ट होगी, किसको सबमिट की जाएगी, कोर्ट के सामने सबमिट की जाएगी। अब मीटिंग जैसे 291 में हो जाती है, सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन केस हैज़ बीन वर्कड आउट, द कोर्ट शैल प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑफ सच डिपोजिशन, एक रिपोर्ट उसकी बनाएगा, साइन करेगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट और अदर पर्सन जो कि पार्टिसिपेट किए हैं उस मीटिंग में। और यदि कोई सच डिपोजिशन हैज़ बीन वर्कड, कोई डिपोजिशन किसी चीज़ पे आप नहीं आ पाए, सो देन कोर्ट शैल रिकॉर्ड सच ऑब्जर्वेशन एंड प्रोसीड फर्दर इन अकॉर्डेंस विद दिस प्रोविजन। तो डिस्पोजिशन हो गया तो उस हिसाब से बढ़ेगी, नहीं हुआ तो फर्दर प्रोसीड कोर्ट के हिसाब से बढ़ेगी, राइट। कौन से स्टेज से, फ्रॉम द स्टेज व्हेन द एप्लीकेशन अंडर 290 कि जब एप्लीकेशन फाइल की गई है। नाउ 293 का डिस्पोजल हो गया कि जब सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन ऑफ द केस हैज़ बीन वर्कड आउट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि ये हो गया, MSD काम कर गया, तो कोर्ट शैल डिस्पोज ऑफ द केस इन द फॉलोइंग मैनर, राइट। सबसे पहली चीज़, कोर्ट क्या करेगी, अवॉर्ड करेगी कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम इन अकॉर्डेंस विद द डिस्पोजिशन अंडर 292। तो सबसे पहले कि आप कॉम्पनसेशन देंगे। पार्टीज़ को अब हेयर करेंगे ऑन द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, पार्टीज़ को यानी एक्यूज को आप सुन रहे हैं तो पार्टीज है दोनों को सुनेंगे आप एक्चुअली। नाउ रिलीजिंग ऑफ द एक्यूज्ड ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, तो एक तो ये हो गया, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट लगा के प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट में वो कर देगा, इसी में कर देगा, गुड कंडक्ट वाले में छोड़ेगा, ठीक है। एक और तरीका हो गया एडमोनिश, तो डांट डपट के छोड़ सकते हैं अंडर 401, इसमें भी छोड़ सकता है।
और फिर डीलिंग विद द एक्यूज अंडर प्रोविजन ऑफ प्रोबेशन अंडर एक्ट 1958 और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम। तो ये 3-4 ऑप्शन है, या तो हो सकता है कि गुड कंडक्ट के बेसिस पे प्रोबेशन वो छोड़ सकता है, एडमॉनिश करके छोड़ सकता है, डील कर सकता है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के थ्रू या किसी अदर लॉ के थ्रू डील कर सकता है उसको, राइट, फॉर इम्पोजिंग द पनिशमेंट ऑन द एक्यूज्ड। सो दैट मीन्स उसको बेसिकली छोड़ने का ही सीन रहता है क्लॉज ए में। अब यदि आप उसको नहीं छोड़ रहे हैं तो फिर अब आपको आने की ज़रूरत पड़ती है बी, सी और डी में। बी में भी आते हैं तो बी में भी छोड़ा जाएगा आफ्टर हियरिंग द पार्टीज अंडर क्लॉज ए इफ द कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट द सेक्शन 401 ऑफ द प्रोविजन द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स आर अट्रैक्टेड इन द केस ऑफ द एक्यूज्ड इट मे रिलीज द एक्यूज ऑन प्रोबेशन और प्रोवाइडेड द बेनिफिट ऑफ एनी सच लॉ। तो ये दो में देखेंगे। सो ए और बी में क्या होगा कि ये छोड़ा जाएगा पूरा एक्यूज्ड। सबसे इंपॉर्टेंट है सी और डी वाले प्रोविजन को समझना। सी में ऐसे समझिए कि यदि हमने क्लॉज बी देख लिया, अब कोर्ट को लगता है कि नहीं मिनिमम पनिशमेंट किसी केस में देना है, इसके पहले हम पढ़ेंगे डी तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। सी में क्या बोल दिया कि वैसे ऑफेंस अट्रैक्ट होंगे जहाँ पे मिनिमम पनिशमेंट दिया गया है। अब डी में देखते हैं कि इन केस आफ्टर हियरिंग द पार्टीज अंडर क्लॉज बी यानी एडमॉनिश ऑफेंडर एक्ट वाले प्रोविजन को अट्रैक्ट करने के बाद द कोर्ट फाइंड दैट ऑफेंस कमिटेड बाय द एक्यूज्ड इज नॉट कवर्ड अंडर क्लॉज बी और क्लॉज सी। तो क्लॉज बी यानी हो गया कि उसको एडमॉनिश करके नहीं दे बात बन सकती, और क्लॉज सी मतलब ऐसा पनिशमेंट नहीं है जहाँ पे मिनिमम पनिशमेंट देने की ज़रूरत हो। तो यानी कि नॉर्मल सिनेरियो ये होगा कि उसने कोई एक ऑफेंस किया और उस ऑफेंस में कोई भी मिनिमम पनिशमेंट नहीं है, तो कौन से हिसाब से आप डिसाइड करेंगे? डी के हिसाब से डिसाइड करेंगे। और डी के हिसाब से ये है कि यदि जनरल रूल क्या होगा कि उसको मिलेगा 1/6, देन इट में सेंटेंस टू एक्यूज द 1/4 ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइडेड। ये थोड़ा सा लिटिल बिट उल्टा जैसा है कि उसको 1/4 देंगे पनिशमेंट एक्सटेंडेबल फॉर सच ऑफेंस एंड वेयर द एक्यूज इज फर्स्ट टाइम ऑफेंडर एंड हैज़ नॉट बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन द पास्ट। तो यानी कन्विक्टेड होगा तो क्या मिलेगा? ये ऊपर वाला मिलेगा, नहीं है तो ये रहेगा पास। इट में सेंटेंस द एक्यूज टू 1/6 ऑफ द पनिशमेंट। तो जनरल रूल 1/6, और इसमें ऑब्वियसली यदि प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होना चाहिए, बट यदि प्रीवियस कन्विक्शन हो गया किसी अदर ऑफेंस के लिए तो यही चीज़ 1/4 हो जाएगी। और ये प्रीवियस कन्विक्शन को आप ऐसे मत समझिएगा, यदि सेम ऑफेंस उसने पहली बार थेफ्ट किया, दोबारा उसने थेफ्ट किया तो ऑलरेडी प्री बार्गेनिंग ही नहीं लगेगा। दैट मीन्स वो ऑलरेडी, अब जैसे यहीं पे होता कि मान लीजिए उसने पहले थेफ्ट किया, अब उसने हाउस ट्रेस पास किया, तो ऑफेंस तो दूसरा हो गया लेकिन ऑलरेडी इस ऑफेंस के लिए पहली बार कन्विक्टेड हो चुका था, राइट। तो यदि प्रीवियस कन्विक्शन दिखा होगा तो यहाँ पे इस डिफरेंट ऑफेंस के प्रीवियस कन्विक्शन की बात कर रहे हैं। तो एज अ जनरल रूल, अगेन रिपीट, एज अ जनरल रूल आपको 1/6 मिलेगा यदि आपका कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं है, और यदि पास्ट रिकॉर्ड है तो 1/4 मिलेगा। ये उन केसेस के लिए है जिस केसेस में ऑफेंस का कोई भी मिनिमम पनिशमेंट नहीं दिया गया है, बट यदि किसी ऑफेंस का मिनिमम पनिशमेंट दिया गया है देन यू हैव टू गो फॉर द क्लॉज सी। और इसमें क्या देखना होगा? इट मे सेंटेंस द एक्यूज टू हाफ ऑफ सच पनिशमेंट एंड वेयर द एक्यूज यदि फर्स्ट टाइम है तो उसको मिल जाएगा कितना? 1/4। तो सेम वही कि यदि वो फर्स्ट टाइम है, प्रीवियसली कन्विक्टेड नहीं है, तो उसको कितना मिलेगा? 1/4। दैट मीन्स यदि वो कन्विक्टेड है, प्रीवियसली कन्विक्टेड, तो कितना मिलेगा? 1/2। थोड़ा उल्टा है, राइट। सो दिस इज द पनिशमेंट। नाउ 294 में जजमेंट प्रोनाउंस कर देंगे, 293 के बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, 295 में फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट होगा, 226 एंड 227 के छोड़ के बाकी जजमेंट फाइनल नेचर का होगा। 296 में देखेंगे पावर ऑफ कोर्ट इन प्ली बार्गेनिंग, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ बेल हो गया, ट्रायल ऑफ ऑफेंस हो गया, अदर कोई मैटर है तो कोर्ट को सेम पावर होगी 296 में। 297 जो पहले 428 वाले प्रोविज़न में था कि जैसे सेट ऑफ पीरियड, जो भी डिटेंशन का पीरियड होता है वो सेट ऑफ हो जाता है, तो वही सेम। So the provision of section 468 shall apply for setting of the period of detention undergone by the accused against the sentence. For example, उनको 2 महीना देना है और ऑलरेडी वो कस्टडी में 1 महीना रह चुका है, तो वही पीरियड सेट ऑफ की बात हो रही है। Then 298 is about the saving. So the provision of this chapter shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other provision of this संहिता. So यही अप्लाई हो रहा है, the provision of this chapter shall have effect notwithstanding, कुछ भी notwithstanding लगा दिया तो यही provision प्रिवेल करेगा। And nothing in such other provision shall be construed to constrain the meaning of any provision of this chapter. Right. 299 में statement of the accused not to be used, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the statement or fact stated by an accused in an application for plea bargaining filed under 290 shall not be used for any other purpose except purpose of this chapter.
तो ऐसा नहीं होगा कि फिर आप उसके कन्फेशन स्टेटमेंट या किसी और तरीके से आप मानना शुरू कर दें, सिर्फ इसी चैप्टर में काम आएगा. Now 300 is about the non-application of the chapter. So nothing in this chapter shall apply to any juvenile or child as defined in section 2 of JJ Act. So this is all about the plea bargaining. Hope you like it. Thank you.